एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीबीएसई क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, और आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, दैट इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ। ओके, नेल्सन मंडेला की ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब एक इंसान खुद अपनी स्टोरी लिखता है, और बायोग्राफी होता है जब आपके बारे में कोई दूसरा आपकी स्टोरी लिख रहा है। सो लेट्स मूव अहेड विद द चैप्टर। अपार्थाइड is a political system that separates people according to their race. अपार्थाइड एक बहुत ही कॉमन टर्म होगा जो हम इस पूरे चैप्टर के थ्रू में आउट में पढ़ेंगे। अपार्थाइड का मतलब होता है ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसके अंडर लोगों को उनके रेस और कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों कंट्रीज में से ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसमें रिसेंटली ये प्रैक्टिस किया जाता था, ये पॉलिटिकल सिस्टम होता था, एग्जिस्ट करता था? तो क्योंकि हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, सो साउथ अफ्रीका। Have you ever heard of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी, that was अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी इस अपार्टाइड के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. नेल्सन मंडेला को 30 साल प्रिजन में बिताना पड़ा क्योंकि वो अपार्टाइड के अगेंस्ट थे। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. Finally, 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं नेल्सन मंडेला, जो वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. यहाँ पे हम उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं जिसका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, नॉट फुल ऑटोबायोग्राफी, और ये एक्सट्रैक्ट है द इनॉग्रेशन के बारे में। अब ये इनॉग्रेशन क्या था? द इनॉग्रेशन था वो सेरेमनी जो नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने पे हेल्ड किया गया था, और इसका नाम द इनॉग्रेशन इसलिए रखा गया होगा क्योंकि एक नए नेशन की शुरुआत होने जा रही थी जहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था और ना ही अपार्टाइड पॉलिसी फॉलो की जा रही थी। कैन यू गेस what the occasion might be? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो occasion क्या होगा? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. तो नीचे हमें एक न्यूज आइटम दिया गया है बीबीसी के द्वारा, जो बीबीसी ने पब्लिश किया था, and that was about 10th May 1994, and the headline was Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। 3 centuries तक वहां पे व्हाइट रूल चला था और उसके बाद कोई फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आता है, एंड ही वाज नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेला's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी उन्होंने 400 में से 252 सीट्स जीते थे। जस्ट इमेजिन वहां की जनता नेल्सन मंडेला को कितना चाहती होगी, and they wanted him to be their president badly. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. Okay, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर था जहां पे ये सेरेमनी हुई थी। एंड व्हाट डज दिस एम्फीथिएटर मींस? एम्फीथिएटर यू कैन से एक बिल्डिंग होता है जिसमें रूफ नहीं होती और स्टेप्स बने हुए होते हैं जिसपे ऑडियंस बैठती है। जैसे आईपीएल मैचेस चलते हैं या नॉर्मल क्रिकेट मैचेस एंड ऑल चलते हैं, स्टेडियम जो होता है जहाँ पे स्टेयर्स पे लोग बैठते हैं और रूफ नहीं होता वहां पे, उसे ही हम एम्फीथिएटर कह सकते हैं। एम्फीथिएटर एक्चुअली रोम और ग्रीस में काफी ज्यादा हुआ करते थे पहले। सो दैट वाज इन प्रिटोरिया इन 1994, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. तो पूरी दुनिया से 140 कंट्री से भी ज्यादा के वेल नोन पीपल और पॉलिटिशियंस आए थे इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। सो डिग्निटरीज मीन्स well known people. Okay, never again this beautiful land experienced the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Nelson Mandela अपने एड्रेस में कहते हैं कि अब कभी नहीं इस खूबसूरत धरती पर कोई एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर दबाव बनाएगा।
Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. बहुत ही अच्छा एक सीन चल रहा था प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स पे, जहाँ पे ब्लैक, व्हाइट और सारे लोग एक साथ मिल के सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो वहां रेस मैटर नहीं कर रहा था, कलर मैटर नहीं कर रहा था. 1 लाख से भी ज्यादा लोग, जिसमें औरतें, आदमी और बच्चे भी शामिल थे, सब साथ मिलकर गा रहे थे, नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ठीक है, लास्ट पेज में बॉक्स में बीबीसी का न्यूज था और अब नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी शुरू होती है. वो कहते हैं कि 10th मई का जो दिन था बहुत ब्राइट था, बहुत क्लियर था. डॉन्ट यानी कि एक डॉन जो हम कहते हैं DAWN, डॉन का मतलब होता है एक, जब एकदम सुबह होती है, एकदम सूरज उगना शुरू होता है. तो वही वो कहते हैं कि कुछ दिनों पहले से ही, इनॉग्रेशन के कुछ दिन पहले से ही वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े जाने माने लोग और पॉलिटिशियंस, लीडर सब आ रहे हैं मुझसे मिलने और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने. एंड यहाँ पे आपको एक वर्ड मीनिंग है दिया हुआ, टू बी बिसाइड, एंड इट मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय. जैसे कि मंडेला जी ने हमें बताया कि वो किनसे घिरे हुए हैं, वर्ल्ड के बहुत जाने माने लोगों से और लीडर्स से. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी, इतनी बड़ी इनॉग्रेशन सेरेमनी कभी नहीं हुई थी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, साउथ अफ्रीकन लैंड पे, और जिसमें इतने ज्यादा इंटरनेशनल लीडर्स और वेल नोन पीपल शामिल हो. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Amphitheater, you have been given here the word meaning, I told you before. Okay, ग्रीस और रोम में ये ज्यादा पाए जाते थे. तो सेरेमनीज कहाँ हो रही थी? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया के एम्फीथिएटर में. सैंडस्टोन, here we have been given a word sandstone. Actually this was a building material, जैसे अभी हम ब्रिक्स और सैंड्स वगैरह यूज करते हैं, तो ये बिल्डिंग मटेरियल था जो एंशियंट टाइम्स में बहुत यूज होता था. ओके, अ बिल्डिंग, इनफैक्ट इंडिया में भी सैंडस्टोन से बने हुए कुछ इमारतें हैं, जैसे रेड फोर्ट सैंडस्टोन से बना हुआ है. अ बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स, यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स. इनफैक्ट हमारा पार्लियामेंट हाउस भी सैंडस्टोन से बना हुआ है. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि सालों तक यहाँ पे किसकी सुप्रीमेसी रही, किसका दबदबा रहा? व्हाइट पीपल का, व्हाइट लोगों का. लेकिन आज वो टाइम आया है जब सारे कलर के लोग, सारी व्हाइट लोग हो या ब्लैक लोग हो, सब एक साथ मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं. इनफैक्ट दुनिया के अलग अलग जो लीडर्स हैं वो भी सब साथ में मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं इस नॉन रेशियल गवर्नमेंट को, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. यहाँ पे उन्होंने रेनबो गैदरिंग इसलिए कहा है क्योंकि हर रंग के लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Zainani. उनकी बेटी उस दिन उनके साथ थी 10th में 1994 को. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as deputy president. First deputy president के तौर पर कौन शपथ लेता है? Mr. de Klerk. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. वो second president थे Mr. de Klerk, और Thabo Mbeki first deputy president के तौर पे शपथ लेते हैं. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. उन दोनों के बाद जब मेरी बारी आती है तो मैं भी शपथ लेता हूँ कि मैं हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूंगा और इसे ऊपर उठा के रखूंगा, हमेशा इसे फॉलो करूंगा और अपने आप को अपने लोगों के लिए, अपनी रिपब्लिक के लिए मैं डिवोट कर दूंगा. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रिपब्लिक हेयर? हेयर व्हाट? रिपब्लिक एक बहुत कॉमन वर्ड है पर काफी लोगों को इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है. रिपब्लिक इज अ कंट्री, कोई भी कंट्री जहां वेयर
there is elected government and elected leader. Okay, that means रिपब्लिक. तो अब साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक कंट्री था, वहां पे डेमोक्रेसी आ गई थी. To the assembled guests and the watching world, I said, जितने भी लोग वहां पे जमा थे और पूरी दुनिया जो हमें देख रही थी, उनसे मैं कहता हूं, यानी नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. वो उनसे कहते हैं, confer means give और here, okay, give. तो वो कहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें मैं एक नई ग्लोरी, एक नया होप, एक न्यूबॉर्न लिबर्टी प्रेजेंट करता हूँ out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society of which all humanity will be proud. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जितना इतने सदियों से जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, एक ह्यूमन डिजास्टर हुआ है, लोगों के ऊपर जो जुल्म किए गए हैं, उन वो सब होने के बाद जब ये डेमोक्रेसी आई है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पे पूरी ह्यूमैनिटी को नाज हो, पूरी इंसानियत को उस पे नाज हो. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. We who were outlaws, इसका मतलब क्या है? Because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. क्योंकि वहां पे apartheid पॉलिसी को फॉलो किया जाता था, इसलिए दुनिया के काफी ऐसे नेशंस थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर लिया था. ओके, अपने रिलेशंस खत्म कर लिए थे. तो नेल्सन मंडेला जी वही कहते हैं कि अभी कुछ सालों पहले तक ही, कुछ दिनों पहले तक ही हम आउटलॉज हुआ करते थे, लेकिन अब हमें इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उन नेशंस को का अपने धरती पर साउथ अफ्रीका में स्वागत कर रहे हैं. We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank all our distinguished international guests का मतलब है जो दुनिया से तरह तरह के लोग आए हैं. मैं उन सबको थैंक यू कहता हूँ क्योंकि वो मेरे लोगों के साथ मिलकर यहाँ साक्षी बन रहे हैं उस गवर्नमेंट की जो किसके लिए एग्जिस्ट करती है, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. ओके, वी हैव एट लास्ट achieved our political emancipation. Emancipation, it means freedom from restriction. तो ब्लैक पीपल के ऊपर साउथ अफ्रीका में पहले कुछ पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस थे, उससे उन्होंने फाइनली अचीवमेंट पाली, उस पर उन्होंने जीत पाली. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो हम वादा करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि अब हम अपने देश के हर इंसान को पॉवर्टी से छुटकारा दिलाएंगे, सफरिंग से छुटकारा दिलाएंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से उन्हें छुटकारा दिलाएंगे. डेप्रिवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट गिविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, क्योंकि ब्लैक लोगों को वो सारी राइट्स नहीं दी जाती थी जिनके वो असल में हकदार होते थे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब इस खूबसूरत धरती पे कभी एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर दबाव नहीं बनाएगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो नेल्सन मंडेला जी यहाँ पे जिस सन की बात कर रहे हो, वो एक्चुअल में जो सूरज है वो उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. वो जो एक नई शुरुआत हुई है उस सूरज की बात करें कि अब ये नई शुरुआत खत्म नहीं होनी चाहिए. जो हमने प्लेज लिया उसे हमें भूलना नहीं है और कभी हम इस ह्यूमन अचीवमेंट को हमेशा एक ग्लोरीफाइड, एक ऑनर्ड वे में देखेंगे. लेट फ्रीडम राइन, इसका मतलब होता है रूल. ओके, तो फ्रीडम को अब रूल करने दो. भगवान गॉड अफ्रीका पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे. डिस्क्रिमिनेशन का भी यहाँ मीनिंग दिया हुआ, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली. इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब किसी दो लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets
helicopters and troop carriers rode in a perfect formation over the Union buildings. Spectacular array, an impressive display and colorful and attractive. तो जो जेट्स थे साउथ अफ्रीका के और जो हेलीकॉप्टर्स थे वो एक बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले दे रहे थे स्काई में, इसलिए वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे एम्फी थिएटर में वो सब आसमान की तरफ देखने लगे एंड दे वर लाइक वाओ. ओके, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था मिलिट्री फोर्स के द्वारा, बल्कि ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था मिलिट्री, जिसमें मिलिट्री क्या दिखा रही थी, अपनी लॉयलिटी दिखा रही थी नए इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो बहुत ही फेयरली और फ्रीली इलेक्ट हुई थी. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. एक वर्ड है यहाँ पे bedecked, it means decorated. तो वो कहते हैं कुछ मूवमेंट्स के बाद ही जो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट पोस्ट पे जनरल्स थे, जिनके चेस्ट पे डेकोरेट क्या किया हुआ था, बहुत तरह के बैजेस जो उन्होंने अपने पिछली लड़ाई या किसी चीज में जीते होंगे, वो मेरे पास आते हैं, मुझे सैल्यूट करते हैं और मुझे अपनी लॉयल्टी प्रॉमिस करते हैं. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Okay, not unmindful का मतलब होता है conscious of और aware of. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि अभी से कुछ साल पहले तक ही ये अभी मुझे सैल्यूट करने नहीं आए होते, बल्कि मुझे अरेस्ट करने आए होते. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Okay, chevron का मतलब होता है a pattern in the shape of V. तो इम्फाला जेट्स जो थे उन्होंने एक वी पैटर्न बनाया था और उसमें कौन कौन से कलर्स थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. और ये किसके कलर्स थे, जो रिप्रेजेंट करते थे साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग को. ओके, तो साउथ अफ्रीका का जो न्यू फ्लैग था उसमें ये सब कलर्स थे जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. वो दिन नेल्सन मंडेला के लिए कब यादगार बनता है, जब दो नेशनल एंथम्स प्ले होते हैं. ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक्चुअली दो नेशनल एंथम्स थे, वो क्या थे, एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम. ओके, सो कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एक वो नया नेशनल एंथम था और जो गाया जा रहा था व्हाइट पीपल के द्वारा, और डाई स्टेम ये एक ओल्ड एंथम था जो वहां की जनता गा रही थी. जो ब्लैक्स थे वो डाई स्टेम गा रहे थे और जो व्हाइट थे वो कोसी सिकेलेल गा रहे थे. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words heard by heart. Despite का मतलब होता है had a very low opinion of. तो कुछ दिन पहले तक ही क्या होता था कि लोग नेशनल एंथम पे, इस नेशनल एंथम्स पे अपनी ओपिनियन देते थे कि ये अच्छा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. ओके, लेकिन आज वो उसे गा रहे हैं, भले ही उनको अभी ये नेशनल एंथम हार्ट बाय हार्ट याद नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उन्हें कंप्लीटली ये याद होगी. क्या याद होगा, नेशनल एंथम. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इनॉग्रेशन वाले दिन मैं बहुत ओवरवेलम हो गया, मतलब बहुत सेंसिटिव हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे हिस्ट्री का जो एक सेंस आ रहा था कि क्या होता था पहले और अब क्या हो रहा है, जो डिफरेंस था वो फील कर पा रहे थे. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences. ठीक है, पहले हम यहाँ तक समझेंगे. फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, सो 20th century का फर्स्ट डिकेड मतलब स्टार्ट कब से हुआ था 20th century, ये स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1901 से. ठीक है, और ये एंड हुआ था 31 दिसंबर 1999 को. तो वो कहते हैं कि फर्स्ट डिकेड जो था 20th century का,
उसमें एक वॉर हुआ था, दैट वाज एंग्लो बोयर वॉर, जो उनके जन्म के भी पहले की बात है। और वो वॉर क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? द व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। जो साउथ अफ्रीका के व्हाइट लोग थे, उन्होंने अपने बीच के डिफरेंसेस को खत्म कर लिया एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। और अपने ही देश के ब्लैक लोगों के ऊपर दबाव बनाने लगे, काले लोगों के ऊपर दबाव बनाने लगे। कौन? व्हाइट लोग। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies of the world has ever known. Okay? जो व्हाइट लोगों ने दबाव बना के जो स्ट्रक्चर बनाया साउथ अफ्रीका के अंदर, वो सबसे ज्यादा बुरा स्ट्रक्चर था पूरी दुनिया में और सबसे हार्शेस्ट स्ट्रक्चर था ह्यूमैनिटी के टुवर्ड्स अभी तक का। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, लास्ट डिकेड चल रहा है अपना 20th सेंचुरी का, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एंड होता है 20th सेंचुरी 1999 में और बात हो रही है 1994 की। इसका मतलब यही है कि लास्ट डिकेड चल रहा है, ठीक है। एंड एट्थ डिकेड एज अ मैन, मतलब नेल्सन मंडेला उस वक्त 76 ईयर्स के थे, तो उनका 8 डिकेड्स ऑलरेडी होने वाला था। तो वो कहते हैं कि 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में और मेरे खुद के 8th डिकेड में that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. तो वो कहते हैं कि अब मैं मेरे 8th डिकेड में और 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में वो जो सिस्टम था, अपार्टाइड का जो सिस्टम था, वो कंप्लीटली टर्न हो चुका है, बदल चुका है। और उसको किसने रिप्लेस किया है? एक ऐसे सिस्टम ने जो समझता है कि सारे लोगों को उनके हक, उनके अधिकार, उनको आजादी का अधिकार है, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो, व्हाइट हो या ब्लैक हो। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो कहते हैं वो दिन 10 मई 1994 का ऐसे ही नहीं आ गया था। उस दिन के लिए थाउजेंड्स लोगों ने ऐसी सेक्रीफाइसेस दी थी जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid. ऐसे लोगों का जो सफरिंग्स था, जो उन्होंने ज्यादती सही थी और जो उनके अंदर जो हिम्मत थी, उसके लिए ना तो हम उन्हें कभी पे बैक कर पाएंगे, ना तो उनकी उनकी ये जो हिम्मत बड़ी दास्तानें हैं उनको हम कभी काउंट कर पाएंगे। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और उस दिन और बाकी और भी दिन मुझे कैसा लगता है, मुझे बस यही फील होता है कि जितने भी अफ्रीकन पैट्रियोट्स है जो मुझसे पहले देश के लिए शहीद हो गए, मैं उन सब का एक सम हूँ, उनके बदले मैं एक यहाँ पे अकेला इंसान खड़ा हूँ। मैं उन सब को रिप्रेजेंट करता हूँ। That long and noble line ended and now began again with me. वो लॉन्ग और नोबल लाइन कह रहे हैं उन पैट्रियोट्स के बारे में, अफ्रीकन पैट्रियोट्स के बारे में। वो एंड होता है लेकिन अब मुझसे वो वापस शुरू भी होता है। I was pained that I was not able to thank them. मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मैं उनको थैंक यू नहीं कर पाया, उन अफ्रीकन पैट्रियोट्स को, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. wrought का मतलब होता है achieved. ओके, तो कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें थैंक्स नहीं कर पाया, और इस बात का भी बहुत दुख है कि उनकी सेक्रीफाइसेस के कारण आज जो हमें ये आजादी मिली थी, जो हमने अचीव किया है, उसको देखने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Okay, तो वो कहते हैं कि ये जो अपार्टाइड का की जो पॉलिसी थी, उसने एक बहुत ही गहरा जख्म छोड़ा है मेरे देश पर और मेरे देश के लोगों पर। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound means deep and strong. तो वो कहते हैं कि generations, सदी नहीं तो कम से कम सालों तो लग जाएंगे इस गहरे दुख से हमें उभरने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. Unintended का मतलब होता है जिसकी intentions ना हो, ठीक है। तो वो कहते हैं लेकिन ये जो सालों साल उन पे जो दबाव बनाया गया है, जाति की गई है, अनजस्ट बिहेवियर, इसको हम कह सकते हैं अनजस्ट
बिहेवियर। ओके, तो ये जो उनके ऊपर अनजस्ट बिहेवियर किया गया है, द ब्रूटैलिटी की गई है, ज्यादती की गई है, उससे एक और अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। वो क्या था? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द, और इस ब्रूटैलिटी के कारण ही ऐसे लोगों का जन्म हुआ। वो कौन थे? द ओलिवर, द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ ल्यूथिलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्रैम फिस्चर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम। और यहाँ आपको पेज के नीचे उनकी फोटोज दी हुई है और उनके नाम भी दिए हुए हैं, बट यू विल नोटिस वन डिफरेंस, दैट इज यहाँ पे उनके नाम के स्टार्टिंग में ना तो दा लगाया हुआ है और ना ही एंड में एस लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पे उनके नाम के हर नेम के स्टार्टिंग में दा लगाया हुआ है और लास्ट में एस लगाया हुआ है। ओके, ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज इसका मतलब है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हमारे सोनू सूद भैया बहुत फेमस हुए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प किया। वी थैंक्स हिम फॉर दैट। तो अगर हम कहेंगे द सोनू सूद, इसका मतलब हम उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस कोरोना के टाइम पे नीडी वंस की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन के साथ इन्होंने आर्टिकल लगाया है द, इसका मतलब ये हर उस अफ्रीकन पैट्रियोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, जो इस देश के लिए खड़े हुए हैं। दैट्स वाई यहाँ द और एस लगा हुआ है और यहाँ पे द और एस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये उनके फोटो के साथ उनका नाम दिया हुआ है। ओके, सो men, such men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Generosity, you can say kindness. Okay, kind. Okay, तो कहते हैं कि ये लोग ऐसे थे जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक अलग सा करेज था, हिम्मत थी, विजडम था और एक उदारता की भावना थी। अब ऐसे लोग शायद ही कभी धरती पर फिर जन्म ले। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद इतना दबाव, इतनी जाति चाहिए होती है ताकि ऐसे कैरेक्टर के लोग, इतने ऊंचे लेवल के लोगों का जन्म हो, ऐसे लोग अपने अपने आप को उभार पाए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. वो कहते हैं कि मेरी कंट्री किसमें रिच है, मिनरल्स बहुत है इसमें, जेम्स बहुत है साउथ अफ्रीकन सॉइल में, लेकिन मुझे हमेशा से पता है कि हमारी कंट्री का जो सबसे बड़ा वेल्थ है, सबसे बड़ा धन है, वो यहाँ के लोग हैं, जो प्योरेस्ट डायमंड जो होता है उससे भी ज्यादा ट्रूथफुल है और प्योर है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। नेल्सन मंडेला को कब वो समझते हैं हिम्मत का असली मतलब, जब वो अपने कॉमरेड्स के साथ स्ट्रगल करते हैं। नाउ हु आर कॉमरेड्स? कॉमरेड्स वो लोग होते हैं जो हमारे साथ जंग में लड़ाई करते हैं। ओके, सो पीपल हु फाइट with fight on the same side as us, same side as us. Okay, fine. So आगे बढ़ते हैं। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पे मैंने देखा है कि लोग जो है, चाहे वो औरतें हो या आदमी हो, वो अपनी जान देते रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, इस आइडिया को बचाने के लिए। किस आइडिया को? कि हमें इस अपार्टाइड पॉलिसी को एबॉलिश करना है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आनी है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience का मतलब होता है the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. ठीक है, और defies का मतलब होता है जब कोई इंसान ठान लेता है कि मैं इस सिस्टम को ओबे नहीं करूंगा, मैं इसको, ये कुछ भी कहे मैं उसे रेसिस्ट करूंगा।
तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिना टूटे, चाहे उनके ऊपर कितना भी टॉर्चर हो, लेकिन उनमें वो अपने स्ट्रेंथ पे टिके रहते थे, अपने जो उनका मोटिव था उस पर टिके रहते थे और बिना टूटे वो हर टॉर्चर का सामना करते थे। ओके। और रेसिलेंस यानी किसी भी तरह की हार्डशिप, उनके से किसी भी तरह का टॉर्चर किया जाए वो उससे रिकवर भी होते थे और उससे फाइट भी करते थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ट्रायम्फ ओवर इट। ओके। तो वो कहते हैं कि मैंने क्या सीखा कि करेज जो है ऐसा नहीं है कि हिम्मत उसे कहते हैं जब कि अगर हमें किसी चीज का डर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस चीज के लिए हिम्मत है। हिम्मत एक्चुअल में क्या होता है, जब हम डर के ऊपर जीत पा लेते हैं। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Brave man वो होता है जो अपने डर के ऊपर काबू पा लेता है, जीत पा लेता है। देखो, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से कभी ना कभी तो डर लगता ही है, ठीक है। तो डरपोक होना या डरपोक नहीं होना ब्रेवरी नहीं कहलाता है। उस डर के ऊपर जब आप जीत पा लेते हैं उसे हम ब्रेवरी कहते हैं। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई जन्म के साथ किसी से नफरत नहीं करने लगता है क्योंकि वो किसी और रिलीजन का है, किसी और बैकग्राउंड का है या किसी और स्किन कलर का है। People must learn to hate and if they learn to hate, they can be taught to love. ठीक है। लोगों को सिखाया जाता है नफरत करना, लोगों को शुरू से बताया जाता है, बचपन से ही वो नहीं सीखते। उन्हें बोला जाता है कि तुम इसके साथ मत बैठो, तुम उसके साथ मत जाओ, ठीक है। तो अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि प्यार नफरत से ज्यादा नेचुरली दिल में समाता है। ओके। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रिमेस्ट का मतलब होता है सीरियस, जब बहुत सीरियस टाइम्स होते थे प्रिजन में तब की वो बात कर रहे हैं। सीरियस मतलब जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर होता होगा। When my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Okay. वो कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा टॉर्चर होने लगता था, लिमिट क्रॉस हो जाती थी टॉर्चर की, हम मेरे ऊपर और मेरे कॉमरेड्स के साथ, तो फिर उस टाइम भी वो किसी ना किसी एक गार्ड में एक छोटी सी होप की आशा आप कह सकते हैं वो ढूंढ लेते थे। Perhaps just for a second, भले ही वो एक सेकेंड के लिए क्यों ना हो, but it was enough to reassure me and keep me going. लेकिन ये मुझे हिम्मत देता था और मुझे एक एश्योरेंस मिलता था कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. जो इंसान की अच्छाई होती है वो छुप तो सकती है पर वो कभी खत्म नहीं हो सकती इस दुनिया से। In life, every man has twin obligations, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो एक जीवन में इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। दो ऑब्लिगेशंस मतलब कमिटमेंट्स आप कह सकते हैं। कमिटमेंट्स वो क्या होते हैं, एक होता है अपनी फैमिली की तरफ, पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन, बीवी, इनके तरफ, और दूसरा होता है अपने देश की तरफ, अपने देश के लोगों की तरफ, ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. तो एक सिविल सोसाइटी में हर इंसान के पास वो क्षमता होती है कि वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए। बट in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, आप कह सकते हैं, कि दोनों ऑब्लिगेशंस को एक इंसान फुलफिल कर पाए। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर कोई इंसान यहाँ पे दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहता था या अपने लोगों की तरफ के जो ऑब्लिगेशंस थे उनको फुलफिल करना चाहता था, तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी और उन्हें अकेले रहने पे मजबूर किया जाता था। अच्छा, और यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने लिखा टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आपकी और मेरी जो एक नॉर्मल लाइफ है वो भी साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably means unavoidably, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते,
ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर एक इंसान अपने कंट्री के, अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी फुलफिल करना चाहता था, तो उन्हें अपनी फैमिली से बहुत दूर कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, अकेले रहने पे मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्वाइलाइट एक्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, एक रिबेलियन के, एक आप कह सकते हैं एक क्रांतिकारी की जिंदगी जीने पे उन्हें मजबूर किया जाता था एज अ प्रिजनर, और एक बहुत सिक्रेसी वाली उनकी लाइफ हो जाती थी। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि शुरू में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने देश के लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर रखूंगा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई, जब मैं अपने लोगों को सर्व करने लगा, उनकी सेवा करने लगा, जानने लगा, समझने लगा, तब मुझे पता चला कि उनकी सेवा करने से मुझे किस चीज से प्रिवेंट किया जाता था, कि मैं अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा था अपनी फैमिली के प्रति। उन्हीं ऑब्लिगेशंस की बात हुई है स्टार्टिंग में, जब ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात हुई है कि साउथ अफ्रीका में जब एक इंसान एक ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है, तो उसे दूसरे ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की का पावर उसके पास नहीं होता है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, ऐसा नहीं था कि जन्म के साथ ही मुझे आजादी की भूख थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन द एवरी वे दैट आई कुड नो। मैंने फ्री, एक आजादी वाली जिंदगी मैंने जन्म लिया था, जो उनको बचपन में ऐसा लगता था कि मैं फ्री हूँ। फ्री टू रन, उनको क्या लगता था, मैं आजादी से मैं दौड़ पा रहा हूँ, यही मेरी फ्रीडम है। इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, कि मैं आजादी से तैर पा रहा हूँ, दैट रैन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे बैठ के मैं खाना बना पा रहा हूँ, कुक कर पा रहा हूँ। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बुल्स के ऊपर मैं राइड कर पा रहा हूँ। जब वो छोटे थे तो उन्हें ये सब चीजें फ्रीडम लगती थी। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। जब तक मैं अपने फादर की बातें सुनता रहा और अपने जो उनकी ट्राइब थी, उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कस्टम्स थे, उनको मैं फॉलो करता रहा, तब तक मुझे इन लॉज से कोई दिक्कत हुई नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक्चुअल में आजाद हुई नहीं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। Okay, illusion means something that appears to be real but is not। मतलब जैसे मैजिक शोज होते हैं जिनमें आपको लगता है कि सच में वो चीजें हो रही है, पर वो सिर्फ एक क्या होता है, छलावा होती है। तो उन्हें वही समझ में आता है जब वो बड़े होने लगते हैं कि मेरा जो वो बॉयहुड फ्रीडम था, खेतों में दौड़ना, तारों के नीचे खाना बनाना, बुल पे राइड करना, वो बस एक छलावा था, वो एक्चुअल फ्रीडम नहीं था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मुझे क्या पता चला कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे ऑलरेडी छीन चुकी है। That I began to hunger for it। और जब मुझे ये पता चला, तब आजादी की भूख मुझ में जगने लगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself। जब मैं एक विद्यार्थी था तो फ्रीडम मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए था। The transitory freedoms, transitory means temporary, okay, not permanent। The transitory freedoms of being able to stay out at night, मुझे कैसी फ्रीडम चाहिए थी एज अ यंग मैन, एज अ स्टूडेंट, कि मैं रात में देर तक अकेले रह सकूं बाहर, रीड वॉट आई प्लीज, जो मुझे पसंद है वो मैं पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मुझे मन है वहां मैं जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग वॉज नेम ऑफ अ प्लेस, वो कहते हैं कि जोहान्सबर्ग में मैं जब एक यंग मैन हुआ, मतलब जब मैं जवान हुआ, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential। ठीक है, किसके लिए मैं तरसने लगा? अपनी बेसिक फ्रीडम्स के लिए। और वो बेसिक फ्रीडम्स क्या थी? अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को अचीव करना, ऑफ अर्निंग माई कीप, जो मैं अर्न कर रहा हूँ उसे मैं अपने पास रख सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूं, अपनी एक फैमिली बना सकूं, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। और ऐसी फ्रीडम्स, इतनी बेसिक वो फ्रीडम्स थी जिससे लॉ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, और मैं एक लॉफुल लाइफ जी सकूं। ठीक है, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। पर तब मुझे धीरे-धीरे क्या एहसास होने लगा कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो आज़ाद नहीं हूँ। मेरे और भी जो भाई-बहन हैं मेरे आस-पास, वो भी आज़ाद नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, curtailed means reduced,
बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे फ्रीडम्स रिड्यूस हुए थे, मेरे पास कम आजादी थी, बल्कि मेरे आसपास मेरे जैसे यानी कि ब्लैक लोग जितने भी थे, उन सब के पास ऐसे ही उनसे आजादी उनसे छीन ली गई थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ my people. So what does Nelson Mandela say here? He says तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद से ये जो मेरी अपनी आजादी की भूख थी, ये मेरे लोगों की आजादी की भूख पे तब्दील हो गई। And then he continues with, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ठीक है, ये जो मेरे अंदर एक डिजायर आ गया अपने लोगों की आजादी के लिए कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी पाए, उसने ही मेरे लाइफ को चेंज किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। कैसे चेंज हुए नेल्सन मंडेला, हम अब पढ़ते हैं। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home। ठीक है, उनकी जिंदगी कैसे टर्न हो गई जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और आजादी की लड़ाई लड़ने लगे, कि वो एक बहुत ही कह सकते हैं एक डरपोक से यंग मैन थे, उससे अब वो बोल्ड हो गए थे, काफी हिम्मत उनमें आ गई थी। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी, मतलब उन्होंने लॉ की एक्चुअली नेल्सन मंडेला ने पढ़ाई की थी, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग लॉ अबाइडिंग अटर्नी। उससे मैं क्रिमिनल बन गया। वो एक्चुअल में क्रिमिनल नहीं थे, पर उस टाइम जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उनके नजर में वो क्रिमिनल्स थे। ओके, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम। वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक ऐसे इंसान में तब्दील हो गए जिनके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिसने एक जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को एक साधु के, आप कह सकते हैं मॉन्क की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। ओके, वर्चुअस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं गुड। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे से जो अगला बंदा है उससे मैं ज्यादा अच्छा हूँ, उससे मैं ज्यादा समझदार हूँ, उससे मैं ज्यादा नाइस पर्सन हूँ, और ना ही उससे ज्यादा मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ। पर मुझे क्या पता चलता, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड। पर मुझे फील हुआ कि मैं, मेरे पास जो थोड़े बहुत फ्रीडम्स थे उनको भी मैं एंजॉय नहीं कर सकता। व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये एहसास होता था कि मेरे लोग फ्री नहीं है। जो उनके कहने का सिंपल सा मीनिंग यही है कि उनको जो बची कुची मतलब थोड़ी बहुत भी फ्रीडम थी, उनको भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें हर टाइम यही एहसास होता था कि उनके लोग फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। वो कहते हैं फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसे डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर किसी एक भी इंसान के ऊपर, मेरे किसी एक भी पर्सन के ऊपर अगर कोई चेन था, ठीक है, कोई जंजीर थी, तो इसका मतलब क्या था कि वो हर इंसान के ऊपर जंजीर है। यहाँ पे ब्लैक लोगों की बात हो रही है, और मेरे पीपल के ऊपर जब वो जंजीर थी, इसका मतलब ये था कि वो चेन मेरे भी पैरों में बंधी हुई थी, आप कह सकते हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे पता था कि जो ऑपरेसर होता है उसे भी फ्रीडम की, लिबर्टी की उतनी जरूरत होती है जैसे कि एक ऑपरेस्ड को होता है। ऑपरेसर मतलब कौन? जो दबाव बनाता है, और ऑपरेस्ड वो होता है जिसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ एक कंफ्यूजन है कि ऑपरेसर को किस तरह की फ्रीडम की जरूरत थी, वॉज ऑलरेडी फ्री। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने हमें बताया है कि एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम छीनता है, उनकी आजादी को छीनता है, वो खुद एक प्रिजनर होता है नफरत के। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। वो किसके पीछे बंद होते हैं? नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडाइज के बार्स के पीछे वो बंद होते हैं। और प्रेजुडाइज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, कि बिना किसी रीजन के भी अगर आप किसी इंसान से नफरत कर रहे हैं, बिना किसी एकदम स्टैब्लिश्ड रीजन के, तो उसे हम प्रेजुडाइज कहते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। अगर मैं किसी और की आजादी छीन रहा हूँ, किसी और की आजादी ले रहा हूँ,
तो मैं सच में फ्री नहीं हूँ, मैं सच में आजाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, उसी तरह जब मैं फ्री नहीं हूँ, जब मुझसे मेरी आजादी छीन ली गई हो। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑप्रेस्ड हो या ऑप्रेसर हो, दोनों की इंसानियत उनसे छीन ली जाती है। सो हेयर वी एंड आवर चैप्टर, एंड यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड रेडी करके रखे हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और वर्ड्स टू बी नोटेड है। पहला है अपार्थाइड, द फॉर्मर ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका ऑफ सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड मेकिंग देम लिव अपार्ट। तो जो ऑफिशियल गवर्नमेंट, पहले की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की, वो लोगों को उनके रेस के अकॉर्डिंग, उनके कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया करते थे और अलग रहने पे मजबूर किया करते थे। देन वी हैव सम पॉइंट्स अबाउट नेल्सन मंडेला। उन्होंने 30 साल बिताए थे किसमें, प्रिजन में। उन्होंने अपार्टाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने 1994 में। उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इस चैप्टर का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इस फ्रीडम को पाने के लिए। ANC won 252 ऑफ द 400 सीट्स। 400 में से ANC, उनकी पार्टी ने 252 सीट्स जीते थे। साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीती थी, किस कारण से? सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला और उन अफ्रीकन पैट्रियोट्स के कारण। 10 मई 1994 को द इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था और उस दिन उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। कोसे सेकेलेल आई अफ्रीका किन्होंने गाया था उस सेरेमनी में? व्हाइट लोगों ने गाया था, और डाई स्टेम गाया था ब्लैक लोगों ने। अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने अनइमेजिनेबल, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे सेक्रीफाइसेस दी थी। चेंज ऑफ मिलिट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि मुझे पता है कि ये जो मिलिट्री फोर्सेस है कुछ साल पहले तो अभी ये मुझे अरेस्ट करने आए होते, ना कि मुझे सैल्यूट करने। उसी एटीट्यूड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इट्स मोर नेचुरल टू लव देन टू हेट। प्यार करना ज्यादा नेचुरल है नफरत करने से। ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन होती है हर इंसान के लाइफ में, वो होती है टुवर्ड्स फैमिली और टुवर्ड्स कंट्री। बीइंग फ्री, बीइंग फ्री नेल्सन मंडेला को एज अ बॉय क्या लगता था? खेतों में दौड़ना, स्विम करना, स्टार्स के नीचे कुक करना और बुल्स के ऊपर राइड करना ही असली फ्रीडम है। पर जब वो बड़े हुए तब उन्हें क्या पता चला कि एज अ स्टूडेंट उन्हें फील होने लगा कि बाहर रात में अकेले रुकना या अपने मर्जी की किताबें पढ़ना या अपनी मर्जी से कहीं भी जाना, वो है फ्रीडम। तो यहाँ हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए, एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। ग्रोइंग अप ही सॉ एवरीवन ऑफ हिज एज लैक दैट फ्रीडम। जब वो बड़े होते गए तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनके जैसे लोग, उनके एज के लोग आप कह सकते हैं, या उनके जैसे लोग ऑफ हिज टाइप, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज की जगह, ऑफ हिज टाइप और ट्राइब यू कैन से, वो सब, उन सबको आजादी नहीं मिलती थी जैसे नेल्सन मंडेला को नहीं मिलती थी। ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेसर में के पास भी फ्रीडम नहीं होता है, दे ऑल्सो लैक फ्रीडम। ऑप्रेस्ड के पास भी नहीं होता है। ऑपरेसर किसका प्रिजनर होता है? हेटेड का। और ऑप्रेस्ड प्रिजनर होता है ऑपरेसर का। ऑपरेसर के ऊपर बार्स होते हैं प्रेजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस के, और ऑप्रेस्ड फेस करता है अनजस्ट ट्रीटमेंट, दैट इज ऑपरेशन। रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों से उनकी इंसानियत छीन ली जाती है और दोनों ही एक्चुअल में ट्रूली फ्री नहीं होते हैं। ओके, नेल्सन मंडेला लर्नड अबाउट करेज फ्रॉम ब्रेव कॉमरेड्स। नेल्सन मंडेला को फ्रीडम का, करेज का असली मतलब समझ में आया था उन हिम्मत वाले कॉमरेड्स के थ्रू। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे डिवाइड नहीं करना चाहिए। सो हेयर वी एंड आवर चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, आई मीन टूडेज सेशन। सो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, एज वेल एज मैं नेक्स्ट क्लास में या PDF फॉर्मेट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ।